नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 शाम तकरीबन 7:30-8 बजे इजराइल के आसमान में कुछ चमचमाती हुई रोशनी नजर आती है। ये कोई आतिशबाजी नहीं है, ये ईरान का इजराइल पर इस साल में किया हुआ दूसरा बड़ा मिसाइल अटैक है। ठीक इस मिसाइल अटैक के सिर्फ 4 दिन बाद 5 अक्टूबर 2024 को ईरान के अरादान समनान प्रोविंस में आए एक 10 किलोमीटर शैलो डेप्थ के अर्थक्वेक को लेकर ईरान के द्वारा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल में ये बढ़ती हुई टेंशन थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक है? क्या ये दोनों देश तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेंगे? आइए इन मिडिल ईस्ट के देशों की कॉम्प्लेक्सिटी को इस वीडियो में आगे समझते हैं। इसी साल अप्रैल 2024 में ईरान ने जो इजराइल पर पहला अटैक किया था, वो इस अटैक से कई मायने में बड़ा था। इजरायली मिलिट्री के मुताबिक उसमें 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल यूज की गई थी, मगर उसके 99% अटैक को इजरायली एयर स्पेस में इंटरसेप्ट कर लिया गया था। यूके के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर टॉम फ्लेचर के मुताबिक पहला अटैक इजराइल को पहले ही पता लग गया था, जिससे उसे इजीली इंटरसेप्ट कर लिया गया था। मगर ये दूसरा अटैक एक सरप्राइज अटैक था। इस अटैक को पहले अटैक से काफी बड़ा अटैक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसमें कई नई टाइप की मिसाइल शामिल थी, उन्हें यूज किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिनकी प्रोजेक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ के बाहर के एटमॉस्फेयर, सोच के देखिए, स्पेस की हाइट से भी इनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है और इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। जबकि इजराइल के एयर स्पेस को एक 3 टायर अम्ब्रेला मिसाइल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, जिसे यूएस, यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी फंड करते हैं। इनमें जो सबसे पहले आता है वो है आयरन डोम सिस्टम। ये इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज लाइक हमास, गाजा और लेबनान से फाइट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको नाम से लग रहा होगा कि ये कोई इजराइल के ऊपर आयरन की छत है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 4 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक 300 किलोमीटर तक की रेंज से आती हुई मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा है एरो 2 और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, आती कोई भी मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। 1 अक्टूबर को हुए इस मिसाइल अटैक में इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम की यूज होने की बात सामने आ रही है, इसलिए इसे अब तक का ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 90% टारगेट हिट का दावा किया है, जबकि इजरायली सेना ने कहा कि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। दोस्तों, आइए इन मिडिल ईस्ट के देशों की इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास लेड पैलेस्टीनियन ग्रुप के बीच ये वॉर मोस्टली लेबनान और गाजा स्ट्रिप पर लड़ी जा रही है। दोस्तों, इसे आप एक रिलीजियस वॉर भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी कंट्री में भी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है, मगर इस जगह ये एक ज्यूइश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। इन दोनों कम्युनिटीज को इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिवाइड किया गया, जबकि पैलेस्टीन इजराइल का जेरूसलम में बहुत ही सॉलिड रिलीजियस लिंक है। दोस्तों, आप सोचिए, बैथलहम सिटी का चर्च ऑफ नेटिविटी, जहां पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वो पैलेस्टीन के एरिया के अंदर आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओल्ड जेरूसलम का अल-अक्सा कंपाउंड, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर रहा है। अल-अक्सा मॉस्क और अल मस्जिद, जो एक ओल्ड जेरूसलम में इस्लामिक रिलीजन का मक्का और मदीना के बाद तीसरा बड़ा रिलीजियस प्लेस है। मुस्लिम्स का ये मानना है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से स्वर्ग गए थे। और जुडाइज्म, ज्यूज का भी ये एक होलियस्ट प्लेस है, जिसे वेस्टर्न वॉल, वेलिंग वॉल और सेकंड टेंपल के नाम से जाना जाता है। ज्यूश रिलीजन की शुरुआत आज से लगभग 4000 साल पहले यही इजरायली पैलेस्टीन रीजन से हुई थी। फिर 70 AD में रोमन्स एम्पायर के टाइम पे रोमन्स ने इस वेलिंग वॉल को मोस्टली डिस्ट्रॉय कर दिया था।
जूइश कम्युनिटी पर लगातार होने वाले अत्याचारों से बचने के लिए ये लोग कई यूरोपियन कंट्रीज में जाके बस गए थे दोस्तों। मगर जूइश कम्युनिटी पर एक बार फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अत्याचार किए जाते हैं, जिसमें जर्मनी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने हॉलोकॉस्ट प्रोसिक्यूशन में 1933 से 1945 तक लगभग 6 मिलियन यहूदियों की मास किलिंग की। यूरोपियन कंट्रीज में इन जूइश क्रिश्चियंस पर बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए 29 नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसमें पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन किया जाता है, जिसमें इन जूइश क्रिश्चियंस को उनकी लैंड पे वापस बसाने के लिए उन्हें पैलेस्टीन का 56% लैंड दी जाती है और रिमेनिंग 43% लैंड अरब इस्लामिक लोगों को दी जाती है और 1% जेरूसलम और बैथलम के एरिया को एक इंटरनेशनल जोन बनाया जाता है, क्योंकि उसे रिलीजियस सेफ्टी के लिए सेपरेट रखा गया है। दोस्तों यहाँ से शुरू होती है 1947-48 की पैलेस्टीन की सिविलियन वॉर, जो आज तक चल रही है, जिसमें अरब इस्लामिक पीपल और जूइश क्रिश्चियंस के बीच में रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया ऑलमोस्ट वैसा ही मॉडल है दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। दोस्तों इसके बाद वहां जन्म होता है जियोनिज्म का। जियोनिज्म एक्चुअली 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर एक मूवमेंट बिल्ड हुआ था, जिसमें जूइश स्टेट बसाने के लिए आउटसाइड यूरोप कंट्रीज के अंदर उनका कॉलोनाइजेशन किया जाता था, जिससे वहां पे एज अ जूइश सेटलमेंट की जाती थी, जो अभी भी इजराइल के अंदर जूइश सेटलमेंट्स किए जा रहे हैं। इनका मेन मोटिव है जूइश क्रिश्चियंस को एज मच एज लैंड पैलेस्टीन में प्रोवाइड करा दी जाए और अरब इस्लामिक पीपल को वहां से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों ये एक ओपन रिलीजियस कम्युनलिज्म वार है। अब ये लोगों पर डिपेंड करता है वो किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। 27 सितंबर के इजराइल के लेबनान के अटैक में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर यह अटैक किया था। हिजबुल्लाह लेबनान की इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 1997 से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। दोस्तों ये इतना कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि इसमें इसकी सपोर्ट में यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को भी नहीं समझ आता कि वो किस हद तक इजराइल को सपोर्ट करें। यूनेस्को ने गाजा स्ट्रिप पर होने वाले हमलों को काफी क्रिटिसाइज किया है और इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बताया है। वहीं यूएस ने इजराइल को 30 दिनों का वक्त दिया है, जिसमें उन्होंने गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाने के लिए कहा है और इसलिए यूएस ने गहरी चिंता जताते हुए ये बताया है कि इजराइल ने गाजा में 90% ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स को पिछले एक महीने में या तो रोका है या फिर डिनाई किया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये बताया है कि गाजा के नॉर्थ साइड में पिछले 2 वीक्स में कोई भी फूड एड नहीं प्रोवाइड की गई है, जिससे वहां पे रहने वाले 4 लाख पैलेस्टीनियों का जीवन प्रभावित हुआ है। दोस्तों जहां तक समझ आता है ये एक 2 गुटों के बीच का रिलीजियस वॉर ही है, जिसे बाहर की कंट्रीज ने सपोर्ट के कारण बढ़ावा दिया है। जैसे ईरान के मुताबिक यूएस इजराइल का इसलिए सपोर्ट करता है ताकि वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे अपना दबदबा बना सके और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके, जैसा कि इराक अफगानिस्तान वॉर के बाद देखा गया था। ये क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का रीजन हो सकता है? हिस्ट्री कहीं ना कहीं इस सोच को सपोर्ट भी करती है, जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने एक नाजी सोच को जन्म दिया था। दोस्तों कैसे लोग इस सोच के साथ चले जाते हैं ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मगर आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर से लेस कंट्री कोई बेवकूफ कंट्री ही होगी जो ओपन वॉर के बारे में सोच सकती है। दोस्तों देखते हैं ये वॉर कब एंड होती है। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। थैंक यू।